अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 5,000 साल पहले लोग कैसे रहते थे, उनके पास ना मोबाइल था, ना कैमरा, ना इंटरनेट, फिर भी हमें उनके घर, उनके कपड़े, उनके बर्तन या फिर उनके जीवन के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ कैसे मिलती हैं? क्या किसी ने उनकी वीडियो रिकॉर्ड की थी? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इतिहासकार आखिर यह कैसे पता लगाते हैं कि आज इस क्लासरूम में हम इसी रहस्य के बारे में जानेंगे? इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यही अध्याय आपको आने वाले सभी इतिहास के अध्यायों की नींव बताएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं मुस्कान एम त्रिपाठी। आज से हम शुरू कर रहे हैं बिहार SCERT कक्षा 6 का इतिहास का एक पूरा सीरीज। यह कक्षा 6 का SCERT का इतिहास का पहला अध्याय होगा। अगर आप या तो बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, BPSC की तैयारी कर रहे हैं, बिहार SI की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती यानी कि TRE 4 या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये SCERT की यह किताब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, एक मिनट में इसको जूम कर लेती हूँ। सबसे पहला लाइन हम जानते हैं, हमारे चैप्टर का जो नाम है, अध्याय 1 जो है वो है हमारा अतीत। तो आज हम पढ़ेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा अतीत। अब यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक मिनट, इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। अतीत को जानना इसलिए जरूरी है कि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि इतिहास आखिर होता क्या है। तो इतिहास का जो अर्थ होता है वो होता है बीते समय का अध्ययन करना। इतिहास का अर्थ होता है यानी हजारों साल पहले क्या हुआ था, हजारों साल पहले क्या हुआ था, लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, खेती कैसे करते थे, कौन से राज्य हुआ करते थे, समाज कैसा था, इन सभी बातों का अध्ययन जो है वो इतिहास में किया जाता है। यानी कि हम अपने अतीत की जानकारी हमें देता है इतिहास, और हम अपने वर्तमान को समझ सकते हैं, ये भी हमें इतिहास बताता है। देखिए, इतिहास का शब्द सिर्फ ये नहीं होता कि राजा महाराजा का युद्ध हुआ या फिर महल वगैरह वगैरह। इतिहास में राजाओं की कहानी तो होती है, बल्कि इसमें सामान्य लोगों के जीवन के बारे में भी बताया जाता है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो उसकी हालत वैसी ही है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी यादाश्त गुम हो चुकी है। अब किसी व्यक्ति की यादाश्त अगर गुम हो चुकी है तो उसको पता ही नहीं है वो कौन है, क्या है। वैसे ही अगर हम अपना इतिहास नहीं जानते तो हमें नहीं पता कि हम यहाँ तक जो ऐसे अचानक से आ गए हैं या एक क्रमबद्ध तरीके से यहाँ हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए इतिहास को जानना बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी समाज में रहते हैं। यह समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, देश से होकर पूरे विश्व तक फैला है। आपने पढ़ा होगा कि आज की दुनिया एक वैश्विक गांव है, यानी कि आज की दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज है। क्या हमारा समाज सदा ऐसा ही था या इसका धीरे धीरे विकास हुआ है? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास से मिलता है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि क्या हमारा समाज सदा से ऐसा ही था या इसका धीरे धीरे विकास हुआ है? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास से मिलता है। मतलब इतिहास से हमें जो है वो लोगों के सामान्य जीवन के बारे में भी पता चलता है कि पहले इतिहास में किसान कैसे खेती करते थे, महिलाएं क्या कार्य करती थी, बच्चे पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे तो क्या पढ़ाई करते थे, लोग जो है वो किस प्रकार के घर में रहते, क्या शुरू से ऐसे ही बिल्डिंग्स बने हुए थे या फिर लोग पहले कच्चे मकान में रहते थे, मिट्टी के मकान में रहते थे।
ये सारी चीज़ें, कौन सा व्यवसाय करते थे, डायरेक्ट सभी अंबानी तो नहीं बन गए ना। उसके बाद कौन सा त्यौहार मनाते थे, यानी कि पूरे समाज का इतिहास जो है हम जानते हैं। अब हम ये जानते हैं कि इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा अतीत का एक काल वह भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं से नहीं मिलती, बल्कि जमीन के नीचे दबे हुए पुराने वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों से मिलती है। यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। बहुत से ऐसे समाज भी हैं, विशेषकर कबायली या जनजातीय समाज हमारे साथ इन्हीं युगों में जी रहे हैं, लेकिन इनका इतिहास कभी लिखा नहीं गया है। उनके बीच जो किंवदंतियाँ, किस्से, कहानियाँ, रीति रिवाज प्रचलित हैं, उन्हीं के माध्यम से हम ऐसे समाज का इतिहास जानते हैं। तो आप यह अंदाज हुआ होगा कि इतिहास को जानने के साधन का स्रोत अनेक और विभिन्न प्रकार का है। बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इतिहास जो है उसको जानने का स्रोत क्या है। तो इतिहास को जानने का दो स्रोत है, एक लिखित साक्ष्य और एक वहाँ से मिली वस्तुओं के माध्यम से हम जान पाते हैं कि बेसिकली वहाँ का जीवन शैली जो था वो कैसा था। तो पहला हमारा हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत, जिसे खुदाइयों के माध्यम से मिली मिट्टी के बर्तन, सिक्के, हथियार इत्यादि, मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ें आती हैं। और दूसरा हमारा साहित्यिक स्रोत है, जिसमें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध, जैन ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण, ये सारी चीज़ें आती हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं तमाम साधनों या स्रोतों के आधार पर इतिहासकार हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसने कैसे साथ मिलकर रहना आरंभ किया, कैसे अपने जीवन की जरूरतों को पूरी की, कैसे शिकार करके और कंदमूल इकट्ठा करके अपना भोजन पकाया, कैसे खेती करना सीखा, गुफाओं से निकलकर मकान बनाकर उसमें रहना शुरू किया और कपड़े पहनना आरंभ किया, उनके उपयोग को जाना, औजार हथियार बनाए और दूरस्थ स्थानों तक यात्रा के लिए सवारी का उपयोग सीखा, यानी कि व्यापार और मुद्रा का उपयोग आरंभ किया। देखिए कैसे साम्राज्य संगठित हुए और धीरे धीरे बिखर गए, उत्थान और पतन का चक्र किस प्रकार चलता रहा, इन बातों की जानकारी आप इतिहास से प्राप्त करते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक इसी संबंध में आपको जानकारी प्रदान करेगी। देखिए हमें ये किताब जो है ये बता रही है कि प्रारंभिक मानव का जो जीवन था वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस समय ना खेती थी, ना गांव थे और ना ही पक्के मकान थे। जो लोग जंगल में रहते थे वो भोजन के लिए कंद, मूल, फल इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार करते थे। इसे भोजन संग्रहण और शिकार का जीवन कहा जाता था। धीरे धीरे जब जो मनुष्य था उसने पत्थर से औजार बनाना शुरू किया। यह मानव का सबसे, जो पत्थर से जो औजार बनाना है वो मानव का सबसे पहला और बड़ा आविष्कार माना जाता है। इसके बाद जो है मनुष्य ने बहुत आग की खोज की। उसके बाद आग का जो खोज है वो मानव इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसकी मदद से भोजन पकाना संभव हुआ, ठंड से बचा गया, जंगली जानवरों से सुरक्षा मिली। ये सारी चीज़ें थी। आगे देखते हैं और क्या इसमें। सबसे पहले आप इतिहास की पृष्ठभूमि, उसकी बुनियादी बातों को समझेंगे। किसी भी मानव समूह या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। इस विकास का स्थानीय परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण की विशेषता सभी का योगदान होता है। कभी आपने विचार किया है कि नदी घाटियों में अनेक आरंभिक सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ? आप ध्यान देंगे कि नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि का बाहुल्य है, जहाँ खेती का काम आसान था। नदियों का रास्ता व्यापार के लिए भी सुविधा थी। ऐसे ही अनेक परिस्थितियों में सभ्यता के विकास में सहायता होती है। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। चूंकि आप भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए भारत कहाँ कहाँ आरंभिक सभ्यताओं का विकास हुआ और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थी, इसे जानना आपके लिए जरूरी है। फिर आप कालक्रम के संबंध में जानेंगे कि इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबे काल तक फैली है।
सुविधा के लिए इसे हम छोटे छोटे कालों में बांटते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, क्या आप जानेंगे? फिर आप यह देखेंगे कि अतीत की जानकारी किन साधनों से प्राप्त करते हैं और तुलनात्मक रूप से इनका क्या महत्व और उपयोगिता है। देखिए, तो मैं क्या बात कर रही थी कि जो मनुष्य था उसने पत्थर का आविष्कार किया, और मनुष्य जो था उसने पत्थर का आविष्कार किया और आग की खोज की, जिससे जीवन और आसान हुआ। और यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो भी सभ्यता थी उसका उद्गम नदियों के किनारे क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ का जो भूमि था वो उपजाऊ था, बहुत अधिक मात्रा में उपजाऊ था। और जब आग का आविष्कार हुआ, लोगों ने भोजन पकाना सीख लिया और खेती करना सीख लिया, तो लोग ऐसी भूमि के पास अपना कबीला या गांव बनाना चाह रहे थे जहां उनके भरण पोषण के लिए उपज अधिक मात्रा में हो। और नदियों के किनारे रहने का दूसरा बेनिफिट ये था कि वहां पानी भी उपलब्ध थी, जिससे बाकी पानी की जो ज़रूरतें थी, जल की जो ज़रूरतें थी वो पूरी हुई। साथ ही साथ व्यापार के लिए वो एक उत्तम साधन उस समय का माना जाता था, जल मार्ग। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्लस पॉइंट था। तीसरे अध्याय में आप जीवन के उस चरण के बारे में पढ़ेंगे जब मनुष्य जो था वो संगठित होकर रहने लगा, अर्थात एक समाज का विकास होने लगा, मगर सभ्यता का किरण अभी नहीं फूटी थी। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि जब लोग इकट्ठे होके गांवों या कबीलों में रहने लगे थे, स्थिर अस्थाई जो निवास है उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। इस मनुष्य का जीवन सरल था परंतु कठिन भी, क्योंकि कंदमूल जमा करके या शिकार करके ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। फिर इन्हें अपनी सुविधा के लिए पत्थरों के औजार और हथियार बनाना शुरू किया। शायद आपको इसका महत्व आसानी से समझ में नहीं आएगा, मगर यह मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार था। उसी तरह आग का उपयोग मनुष्य ने सीखा। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन आया। वह अपना खाना पकाकर खाने लगा, आग से खुद को ठंड से और जानवरों से बचाने लगा। उसके जीवन स्तर पहले से उन्नत हो गया। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि पत्थर का आविष्कार जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि पत्थर के आविष्कार की वजह से मनुष्य खेती करना शुरू कर पाया। साथ ही आग के आविष्कार भी बहुत एक क्रांतिकारी आविष्कार था, जिसके तहत मनुष्य ने अपना भोजन पका कर खाने लगा और अपने आप को ठंड में प्रोटेक्ट करने लगा। आग के वजह से जानवर भी रोशनी को देख के दूर भागते थे। तो कहीं ना कहीं ये एक उन्नत जीवन की तरफ पहला कदम हमारे आग के आविष्कार के वजह से हुआ। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि 14 अध्याय में आप संगठित समाज की जीवन शैली को समझेंगे। खेती तो मनुष्य ने सीख ली थी, अब पशुपालन, व्यापार और यातायात में प्रगति आई। स्थिर और सुखी जीवन ने सोच विचार के अवसर प्रदान किए। जीवन के अर्थ और महत्व को समझने, मृत्युपरांत जीवन की कल्पना करने की क्षमता बढ़ी। मृतकों के दाह संस्कार के तरीके सोचे गए। मिट्टी को 100 में गाड़ने की प्रथा चली, जिससे साक्ष्य इस युग में मिलते हैं। देखिए, फिर जब मनुष्य ने खेती करना सीख लिया तो वो एक स्थान पे बसने लगा। मनुष्य ने जब खेती करना सीख लिया तो एक स्थान पे बसने लगा। फिर यहाँ बात हो रही है कि उसने पशुपालन शुरू कर दिया। पशुपालन शुरू हुआ, साथ ही साथ व्यापार शुरू हुआ और आने जाने के साधनों का भी विकास यहाँ पर होने लगा। फिर जब जीवन अस्थाई हो गई तो मनुष्य और भी चीज़ों के बारे में सोचने लगा, नई चीज़ों को बनाने का समय मिला। पहले क्या था, पहले बस घूमते रहते थे, कहीं से फल मूल उठाया, खा पी लिया, बस हो गया। लेकिन जब आप एक स्टेबल लाइफ हो गया तो फिर मनुष्य जो है, बुद्धिमान तो शुरू से ही था, फिर वो सोचने लगा कि नई चीज़ों को बनाने का समय उसके पास आने लगा था। इसी प्रकार की अभी यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि मृतकों के दाह संस्कार के तरीके सोचने जाने लगे। कहीं ना कहीं ये जो है सब समाज और संस्कृति तथा सभ्यता का विकास होने लगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है कि 5वें अध्याय में आप हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। यह वह चरण है जब मनुष्य ने अन्य अर्थों में सभ्य जीवन आरंभ कर लिया, मगर लिपि विकसित न होने के कारण अपने इतिहास को लिखित साक्ष्य उसने नहीं छोड़े। पुरातत्व या जमीन के नीचे गड़ी वस्तुओं की खोज और अध्ययन से इस संस्कृति की विशेषता हम जान
पाते हैं। अब नगरों का विकास हुआ, प्रशासन तंत्र, नगर निर्माण को योजनाबद्ध रूप, व्यापार, कला, धर्म आदि जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य ने एक उन्नत जीवन शैली को अपनाया। इन लोगों को लिपि की भी जानकारी थी, अनेक मोहरों पर उसके लेख मिले, लेकिन अभी तक उनको पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। इसीलिए हमें पुरातात्विक सामग्री पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। तो जी हाँ, यहाँ पे बात किया जा रहा है 5वें अध्याय में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। अब हम पहुंच जाते हैं हड़प्पा सभ्यता पर। यह हड़प्पा सभ्यता जो क्या था, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता में से एक माना जाता था। इस समय बड़े बड़े नगर बसने लगे थे। एक मिनट। इस समय बड़े बड़े नगर जो थे वो बसने लगे थे। सड़कें जो थी वो योजनाबद्ध तरीके से, सड़कें, पक्के मकान, नालियाँ, व्यापार का जो था वो विकास होने लगा था। साथ ही लोगों को लिखना भी आता था, लेकिन जो हड़प्पा काल की लिपि है वो आज तक जो है वो पूरी तरीके से पढ़ी ही नहीं जा सकी है। इसीलिए हमें हड़प्पा की जानकारी मुख्य रूप से खुदाई में मिली वस्तुओं से ही प्राप्त हो पाती है, क्योंकि उसकी लिपि तो हम अभी पढ़ पाते नहीं हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अगला है हमारा छठा अध्याय। छठा अध्याय में आप वैदिक काल के संबंधों को, छठे अध्याय में आप वैदिक काल के संबंधों को पढ़ेंगे। वैदिक युग बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल था। वैदिक काल जो था वो बौद्धिक युग और आध्यात्मिक प्रगति का काल था। वैदिक काल वेदों की रचना शुरू हुई। आरंभ में लिखित रूप में नहीं थे, इसीलिए इनको श्रुति शब्द का भी, इनके लिए श्रुति शब्द का उपयोग किया जाता है। कालांतर में इसको लिखा गया है। हड़प्पा संस्कृति के विपरीत इस चरण के लिए बौद्धिक सभ्यता शब्द का प्रयोग होता है क्योंकि अब धार्मिक और बौद्धिक रूप से मनुष्य एक उन्नत, परिपक्व और सभ्य अवस्था में जा चुका था। विकास का क्रम चलता रहा और पूर्व वैदिक से उत्तर वैदिक काल के बीच जीवन का सरल रूप ज़्यादा विकसित और जटिल बनता गया। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के बाद हम पहुंच जाते हैं वैदिक काल पे। और वैदिक काल जो है वो भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इसी काल में वेदों की रचना हुई। हालांकि वेद जो शुरू में थे वो लिखित रूप में नहीं थे, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता था? श्रुति। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रुति किसे कहा जाता है, तो श्रुति के जो है वो वेदों के लिए प्रयोग किया जाता था, क्योंकि ये पहले लिखे हुए नहीं थे। हालांकि अब ये लिखे हुए हैं। तो इसी समय में जो है वो वेद की रचना हुई, क्योंकि इसलिए लिखे हुए नहीं होते थे कि गुरु जो है अपने शिष्यों को वेद है वो याद करवाते थे। बाद में अब इन्हें लिखित रूप दे दिया गया है। ये जो वैदिक युग है, इसमें इस काल में समाज, धर्म और शिक्षा तीनों का ही विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो आगे हम बात करेंगे 7वें अध्याय के बारे में। 7वां अध्याय उस चरण को दर्शाता है जब भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन दोनों में हुई प्रगति का एक समन्वित रूप सामने आया। राज्यों के विकास का क्रम प्रारंभ हुआ और इससे संबंधित सैनिक, प्रशासनिक और राजनयिक गतिविधियां आरंभ हुई। दूसरी ओर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न हुए। बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, जिनका प्रभाव भारत ही नहीं विदेशों पर भी पड़ा। इस बौद्धिक विकास के संबंध में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो देखिए, जब हम वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं, 7वां चरण जो है वो वैदिक काल का है। इस समय जो समाज है वो पहले की तुलना में अधिक विकसित हो गया था, क्योंकि भौतिक और बौद्धिक जीवन दोनों में प्रगति हुई थी। ठीक है, तो विकसित और व्यवस्थित हो गया था। राज्यों का विकास होने लगा था। राजाओं की शक्ति बढ़ी थी और प्रशासन की व्यवस्था जो है वो मजबूत हुई थी। इसके की पॉइंट्स ये हैं कि राज्यों की शक्ति बढ़ी, प्रशासन की व्यवस्था जो है वो मजबूत हुई, क्योंकि इसी जो समय था ना, आगे पढ़ेंगे हम कि इस समय ही जो था बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था। आगे देखते हैं इसमें होगा। आप 8वें अध्याय में पढ़ेंगे कि इसी चरण में बिहार का क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्षेत्र बन गया था और विश्व का प्रथम गणराज्य और भारत के पहले
साम्राज्य की स्थापना बिहार में हुई। आपको पता है प्रथम गणराज्य कौन सा है जो बिहार में है? वैशाली। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, वैशाली है। और साम्राज्य मौर्य साम्राज्य। इसी तरह बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का केंद्र भी बिहार ही था। देखिए जब ये इसका जो प्रभाव आता है 8वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे बौद्ध और जैन धर्म की जो है वो उदय होता है। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या था? इन धर्मों का एक ही संदेश था, सत्य और अहिंसा और मानवता का संदेश देना। इसका प्रभाव जो क्या है सिर्फ भारत में था? नहीं, इसका प्रभाव सिर्फ भारत और बिहार में नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंचा, बहुत ब्रॉड लेवल पर। उसके बाद जो उदय होता है वो होता है मौर्य साम्राज्य का। जो यहाँ हम पढ़ेंगे 10वें अध्याय में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। सम्राट अशोक जो हैं, 1 मिनट, 9वें अध्याय में पढ़ेंगे हम मौर्य साम्राज्य के उदय के बारे में, 10वें नहीं, 9वें साम्राज्य में अध्याय में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का इतिहास। देखिए मौर्य साम्राज्य का उसे उदय होता है। सम्राट अशोक जो है वो पूरे भारत को एक मजबूत साम्राज्य में संगठित कर देते हैं। उन्होंने युद्ध के साथ साथ शांति और धर्म और कल्याण का मार्ग अपनाया था, क्योंकि पहली बार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। आगे चलकर इन्हीं संबंधों से भारत की संस्कृति का प्रभाव विदेशों में भी विस्तार हुआ था। अशोक का जो शासन था ना, वो भारत की संस्कृति का प्रभाव कई देशों तक छोड़ के आया था। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का पतन होता है और भारत में कई बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य स्थापित होते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो है वो राजनीतिक दृष्टि से विशाल साम्राज्य के स्थान पर छोटे छोटे साम्राज्य स्थापित होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी राज्य थे जिनकी स्थापना विदेश के मूल के शासकों ने की थी। फलतः होता क्या है कि इसके फलस्वरूप सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया और समृद्ध हुई। जब विदेश के लोग आए तो उनकी संस्कृति हमने उनसे सीखा, अपनी संस्कृति उनको सिखाई। तो कहीं ना कहीं ये जो आदान प्रदान था ये एक समृद्ध संस्कृति का स्वरूप बना। और इसी काल में दक्षिण भारत में भी सभ्यता के विकास का साक्ष्य हमें मिलता है। देखिए इन सारी चीज़ों के बावजूद कोई भी आया, पतन हुआ, विदेशी लोग आए, इन सारी चीज़ों के बावजूद जो भारत की संस्कृति था ना वो बढ़ा, उसमें विकास हुआ। यहाँ के व्यापार में, यहाँ के कला में, यहाँ के संस्कृति में लगातार जो विकास था वो चलता ही रहा। आगे देखते हैं 11वां अध्याय है। 11वां अध्याय में हम पढ़ेंगे कि सुदूर क्षेत्रों में भारत के प्रभाव के विस्तार के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सहायक है। आप यह जान सकेंगे कि किस प्रकार बौद्ध धर्म, उसके प्रभावहीन कला और शिल्प के क्षेत्र में नई परंपराओं का विकास हुआ है। 12वें और 13वें अध्याय में आप होने वाली राजनीतिक और प्रशासन, ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। आगे देखते हैं और क्या है इस चैप्टर में। सांस्कृतिक प्रगति के संबंध की जानकारी प्राप्त होगी, जबकि अंतिम अध्याय में आप इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण उपयोगी है। देखिए बेसिकली जो है पूरे अध्याय को हमने समझ लिया है और इस पूरे अध्याय को समझने से हमें एक ही बात समझ में आता है कि मानव समाज का विकास एक दिन में नहीं हुआ है। मतलब हम जो ऐसे खड़े हुए आपको दिख रहे हैं ये एक दिन में नहीं हुआ है। हजारों वर्षों तक जब लगातार परिवर्तन होते रहे हैं
कभी उन्नति हुई है, कभी पतन हुआ है, लेकिन मानव ने हर दौर में कुछ ना कुछ सीखा है। इसीलिए जो है इतिहास है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास जो है वो हमें केवल अतीत की घटनाएं नहीं बताता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि समाज कैसे विकसित होता है, गलतियों से क्या सीख मिलती है और भविष्य को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। यही कारण है कि इतिहास जो है उसे अतीत का दर्पण कहा जाता है। और इसी अध्याय में आगे हम इतिहास के विभिन्न कालों और अध्ययनों का इसी बुक में आगे हम इतिहास के विभिन्न कालों और अध्ययनों का विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज का हमारा ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। आप सबने, उम्मीद करती हूँ कि आप सबने वीडियो को पूरा देखा होगा। देखिए, फाइनल कुछ चीज़ें मैं रिवीजन के तौर पे बात करूँ तो आज के क्लास से हमें 5 इम्पोर्टेंट की सीखी हैं जो हमेशा याद रखनी है। इससे क्वेश्चन पुट अप होगा और वो ये है कि इतिहास जो है वो अतीत का अध्ययन है। इतिहास केवल राजाओं का नहीं, पूरे समाज का अध्ययन है। इतिहास के 3 मुख्य स्रोत हैं, पुरातात्विक, साहित्यिक और अभिलेख। पुरातात्विक खोज करते हैं, इतिहास पुरातत्वविद जो है वो खोज करते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। जब नए प्रमाण हमें मिलते हैं तो इतिहास की जानकारी और अधिक स्पष्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये याद रखने योग्य हैं। अब हम जानेंगे कि अभिलेख क्या होता है। तो अभिलेख जो होता है वो पत्थर, स्तंभ या धातु पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहा जाता है। वहीं अगर बात करें शिलालेख की तो पत्थर पर खुदा हुआ जो लेख होता है वो शिलालेख होता है। अगर हम बात करते हैं पुरातत्व की तो जब हम पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं तो उसे पुरातत्व कहा जाता है। और अगर बात पुरातत्वविद की है तो जो पुरानी वस्तुओं को खोजते हैं और उनका अध्ययन करते हैं, यानी कि जो उसके विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। तो ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।